बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम केपी कॉलिंग के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रिफ़तुल्लाह औरंगज़ई। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने 25 सितंबर को होने वाले कौमी असम्बली की ज़िमनी इंतखाबात के 9 से 9 हलकों से लड़ने का फ़ैसला किया है और उनकी कागज़ाती नामज़दगी जमा करा दिए गए हैं। ये तमाम जो 9 हलके हैं ये तहरीक इंसाफ के MNAs के इस्तीफ़ों के बाद खाली हो गए थे। लेकिन अब सवाल ये है कि इमरान खान साहब इतने हलकों से इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? क्या PTI में और कोई उम्मीदवार नहीं है या इमरान खान साहब को ये खदशा है कि अगर वो इलेक्शन न लड़ें तो कोई दूसरा जो है ना वो जीत नहीं सकता है? आज हम इस पे तफसील से गुफ्तगू करेंगे और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम अफ़गानिस्तान पे बात करेंगे। आज 1 साल पूरा हो गया है इमारत इस्लामी की हुकूमत को आए हुए, यानी आज ही के दिन गुज़िश्ता साल 15 अगस्त को उन्होंने काबुल पे कब्ज़ा किया था। और ये 1 साल कैसा रहा, इस दौरान तालिबान की हुकूमत को क्यों तस्लीम नहीं किया गया, वहाँ पे मुश्किलात क्या रहे लोगों के, और पाकिस्तान को तालिबान के आने से फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, इस पर भी आज हम बात करेंगे। और आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में मेरे साथ मौजूद होंगे 2 मेहमान। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है सना गुलजार एडवोकेट साहिबा, अवामी नेशनल पार्टी के इंफॉर्मेशन कमेटी के रुकन हैं और यूथ लीडर भी हैं। और टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं आयशा बानो, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबर है कौमी सूबाई असम्बली की और PTI के रहनुमा भी हैं। आप दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू। मैं आगाज जो है ना, आयशा बानो साहबा आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, मैं आप ही की तरफ आऊँगा। ये जैसे मैंने अपने इब्तिदाई में भी कहा कि इमरान खान साहब कौमी असम्बली की 9 हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो ये क्या वजह है? ये क्यों 9 हलकों से वो क्यों लड़ रहे हैं? PTI में कोई और उम्मीदवार नहीं है? देखिए बात ये सिंपल सी बात है कि ये बात तो आप सोचे ही नहीं कि हमारे पास उम्मीदवार नहीं है। वो इसलिए कि वो तो जब हम पंजाब के इलेक्शन हुए और आपने देखा कि जो हमारी 20 सीटें वहां पर खाली हुई थी और उस पर जो आउटकम और जो उसका रिजल्ट था, तो वो तो आपके लिए एक क्लियर कट एक मैसेज था। दूसरा ये कि देखिए मजाक तो जो है वो ये है कि जिन लोगों ने रेजिग्नेशन दी थी, सिंपल सी बात थी कि वो रेजिग्नेशन क्यों नहीं एक्सेप्ट हुई। जितने भी हमारे नेशनल असेंबली के मेंबरान ने रेजिग्नेशन दी थी। दूसरा ये देखिए ये जो ये एक डिलेइंग इलेक्शन का एक टैक्टिक्स है, ये डिफरेंट टैक्टिक्स है सिर्फ और सिर्फ जनरल इलेक्शन को डिले कराने के। तो अगर वो मजाक कर रहे हैं तो फिर हम भी मजाक करेंगे। तो सिंपल सी बात ये कि मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि जब नेशनल असेंबली के सब मेंबरान ने एक साथ इस्तीफा दिया है तो उनको चाहिए था कि सबकी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करें। तो पहले तो आप ये पूछें आप कि जो एक्सेप्ट करने वाले हैं, जो अथॉरिटी है वहां पर बैठी हुई है, कि उन्होंने क्यों नहीं एक्सेप्ट किया और व्हाई दीज स्पेसिफिकली व्हाई दीज 11 पीपल वर देयर रेजिग्नेशंस वर एक्सेप्टेड। पहले तो उनसे ये पूछें। और अगर वो ये मजाक करते हैं और इनको लगता है कि ये मजाक है कि कभी 9 हल्के और कभी 5 हल्के और फिर वहां पर इलेक्शन होगा और फिर थोड़ा थोड़ा करके ये लोग पता नहीं उनको इन्फ्लुएंस करके, तो ये इनके सोच में है। अगर ये मजाक कर रही है तो फिर आगे से हम लोगों ने इनके साथ अब डबल मजाक करेंगे। हम लोगों ने भी वही किया जो उन्होंने हमारे साथ किया। उनको ये लग रहा था कि जी हम 9 हल्कों का इलेक्शन करा के और फिर इनको ये डिलेइंग टैक्टिक्स कराएंगे। हमारा जो देखिए यही PDM का भी एजेंडा था, यही हमारा एजेंडा है। वो भी अभी तक यही फ्री एंड फेयर इलेक्शन डिमांड कर रहे थे, हम भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन डिमांड कर रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं ये इस्तीफे सारे एक्सेप्ट करके एक दफा इलेक्शन का वो करवाते, अनाउंस कराते। अच्छा, तो आप ये कह रही हैं कि हम इसको मजाक समझ रहे हैं इस इलेक्शन को? तो वो इनको मजाक समझ रही हैं, वो इनको मजाक समझ रही है। इलेक्शन कमीशन इसको मजाक समझ रहा है। वो जो इस्तीफे एक्सेप्ट करने वाले हैं वो इनको ये मजाक समझ रही हैं। भाई इनको, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। आप मुझे बताएं, आप माशाल्लाह इतने आप एक्सपोजर है, तो आप बताएं ना कि ये 9 लोगों के एक्सेप्ट करना, 11 लोगों का इस्तीफे एक्सेप्ट करने का क्या मतलब है? नहीं, ये तो देखें, मैं तो कोई हुकूमती इदारा नहीं हूं, लेकिन जाहिर है इलेक्शन कमीशन का फैसला है। लेकिन इसमें ये तो ऐसा हुआ कि जैसे आपने खुद भी कहा कि 9 हलकों से अगर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, चले हम ये मान लेते हैं कि खान साहब जो है ना वो 9 हलकों से जीत जाते हैं,
तो फिर क्या वो जो है ना ऑलरेडी एक तो वो एमएनए है, तो ये फिर सारे हलकों से वो रिजाइन देंगे और फिर दोबारा इलेक्शन होंगे। जो देखिए प्रोसीजर है वो तो यही है, प्रोसीजर तो यही कहता है कि वो 9 सीटों पे एक साथ तो नहीं असेंबली में वो बैठ सकते। दूसरा ये है कि हम तो बार बार इनको यही कह रहे हैं, देखिए सारा पूरा जो ड्रामा है वो है डिलेइंग टैक्टिक्स का, कि जनरल इलेक्शन को किसी तरीके से डिले किया जाए। ये जो उन्होंने 9 हलकों पे इलेक्शन करा रहे हैं, और ये पहले 20 हलकों पे कराया, अब ये 9 हलकों पे करा रहे हैं, फिर उसके बाद फिर 1-2 महीने के बाद फिर 10 इलेक्शन लोगों के और एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर उनके ऊपर फिर इलेक्शन कराएंगे। तो ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं? तो अगर वो इस तरह के नॉन सीरियस बिहेवियर इनका है और वो एक ही दफा पे एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर सबके ऊपर इलेक्शन कराएं। हमने तो देखिए, हमने तो ओपन वो दे दी है ना, एक उनको ओपन फील्ड दे दी है कि भाई हमने रिजाइन कर दिया है, लेकिन हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ऐलान करते और पूरा जनरल इलेक्शन पूरे पाकिस्तान का कराते, जो कि पीडीएम की भी डिमांड थी, जो कि आपकी हर एक पार्टी की जो डिमांड है, हर एक पीडीएम की, वो भी यही डिमांड कर रही थी कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। हम भी यही डिमांड करें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। जो हुकूमत हम मानते ही नहीं है, हम उनकी असेंबली में क्यों जाके बैठे? इसलिए हमारे मेंबरान ने रेजिग्नेशन दी, तो वो दोबारा उसी हलकों पे 9 सीटों पे इलेक्शन कराने का क्या मतलब है? अच्छा, आप हमारे साथ मौजूद रहे। अब मैं जो यहाँ पे मेरे साथ सना गुलजार मौजूद है, मैं उनकी तरफ भी आऊँगा। सना गुलजार, एक तो ये जो 9 हलके हैं, इसमें 4 हलके जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में हैं, जिसके मेरे पास डिटेल भी हैं। उसमें एक है NA 31 पेशावर 5, NA 22 मर्दान 3, NA 25 चारसदा 2 और NA 45 कुरम 1 जो है ना वो शामिल है। तो आप अभी डायरेक्ट जो है ना चारसदा से आई हैं और आपका ताल्लुक भी चारसदा से हैं, और चारसदा ही से एमल वली खान जो सूबाई सदर है अवामी नेशनल पार्टी के, वो इमरान खान साहब के मुकाबले में उम्मीदवार हैं। तो पहले तो आप ये बताएं कि वहाँ पे क्या माहौल था, कोई इलेक्शन का माहौल है? क्योंकि अभी आयशा बानो तो कह रही है कि हम तो इसको इतना मतलब वो सीरियस नहीं ले रहे हैं, तो क्या कोई इलेक्शन मुहिम नजर आता है आपको वहाँ पे? बात तो उन्होंने क्लियर कर दी, मेरी तो दिल चाहता है कि जवाब ही ना दूं, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया कि हम इसको मजाक समझ रहे और ये नॉन सीरियस बिहेवियर की उन्होंने बात की है। तो ये तो हम लोगों को बता बता कर थक चुके हैं कि इमरान खान इस मुल्क को, इस सियासत को, इन सब चीज़ों को वो मजाक समझ रहे हैं। ना वो सियासत जानता है, ना वो सियासत करने आया है। वो जस्ट इस निज़ाम को, इस मुल्क का जो बेड़ा है उसको गर्क करने के लिए आए हुए। वो इसके बिहेवियर से, इमरान खान के तकरीरों से, उन सब से वो पता चल रहा है। और आयशा बानो मैडम ने भी साफ जो है वो क्लियर कर दिया कि वो लोग मजाक कर रहे हैं, इन चीज़ को वो मजाक समझ रहे हैं। दूसरी बात, इमरान खान की जो 9 हलकों से जो इलेक्शन का जो बात है, तो वो तो ऑलरेडी, वो तो आप भी जानते हैं, वो एक अनएजुकेटेड जो इंसान है उनको भी पता है कि वो ऑलरेडी नेशनल असेंबली के वो मेंबर है। तो वो इलेक्शन, चलो वो इलेक्शन कर भी लेते हैं 9 हलकों से, हमें पूरी यकीन है कि वो पहले तो इंशाल्लाह 9 हलकों से वो जीत नहीं सकते, वो सारे हारेंगे। चलो उन्होंने जीत भी लिए, 2-3 हलके उन्होंने जीत लिए, तो क्या वो दोबारा उनसे रिजाइन करेंगे? वो दोबारा वो नेशनल असेंबली जाएंगे या क्या करेंगे? हमें तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा। हमें पहले इमरान नियाजी साहब ये क्लियर तो करें ना, वो चाहते क्या है। चले अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, या उनकी जगह, मैं चारसदा की मिसाल देती हूँ, उनकी जगह दोबारा फजल खान जो है वो इलेक्शन करेंगे, तो फजल खान अगर इलेक्शन करना चाहते हैं तो हमें पहले ये बात क्लियर करें कि उन्होंने पहले रिजाइन क्यों दी। वो इलेक्शन जीत के वो दोबारा वो उधर जाएंगे, यानी वो चारसदा के लोगों का दोबारा मजाक उड़ाएंगे। हमें तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही कि पीटीआई वाले चाहते क्या है, वो करेंगे क्या, वो कर क्या रहे। हमें ये बात, हमें हमारी जो समझ है उससे बिल्कुल बालातर है। इतनी हमें समझ आ रही है जो इमरान खान साहब है वो कुछ भी नहीं करना चाहते, वो जस्ट इस निज़ाम को और इस सारे हालात का जो है वो जस्ट वो ख़राब करना चाह रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। अच्छा, आप लोगों की वहाँ पे चारसदा में क्या तैयारियां हैं? कुछ इलेक्शन कैंपेन शुरू हो चुका है? आप मतलब रिस्पांस क्या देख रही हैं वहाँ पे, किस तरह? रिस्पांस तो आप लोगों ने भी टीवी पे भी देखा होगा, सोशल मीडिया पे भी देखा होगा कि जब परसों हम एमल वली खान के जो कागजात नामजदगी वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवाने जा रहे थे, तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि हमारे साथ कौमी वतन पार्टी का जो डेलीगेशन था वो हमारे साथ था, मुस्लिम लीग नून का जो डेलीगेशन था वो हमारे साथ था, JUI का डेलीगेशन हमारे साथ था, पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन, वो सोशल मीडिया पे तस्वीरें वो सबको नज़र आ रहे।
तो वो पूरा एक जलसा टाइप था। वो इतने लोग थे कि वो इलेक्शन कमीशन में उनकी जगह ही नहीं थी, इतने सारे लोग हमारे साथ इलेक्शन कमीशन ऑफिस गए थे। और अगर मैं ये बात कहूँ तो ये झूठ नहीं होगा कि हमारे साथ पीपल्स पार्टी जो जितने भी हमारे साथ इत्तेहादी जो और जुमाते हैं वो बाकायदा हमारे साथ बार बार कांटेक्ट करे। वो हमसे ज़्यादा इस इलेक्शन के लिए वो खुश है। वो कह रहे हैं कि बस जो भी हो हमने इमरान खान से जो है वो जान छुड़ानी है और हर सूरत में अमल वली खान से ये इलेक्शन हमने जितवाना है। और वो कह रहे बार बार हमसे कॉन्टेक्ट करे कि कैंपेन कब स्टार्ट करेंगे, जलसे कब करेंगे। ये वो परसों वो लोग इतने तादाद में आए थे कि हम बिल्कुल हैरान हो गए थे कि इतने सारे लोग जो इत्तेहादी जुमात थे उनकी तरफ से हमारे पास लोग आए थे। फिर उसके बाद अमल वली खान जो थे वो जर्नलिस्ट के पास गए थे। उनके अलावा जो ताजर बरादरी थी उनसे मिले हैं। इसके अलावा कल उन्होंने जो सब्जी मंडी है चारसदा उधर का विजिट किया था। तो यकीन माने वो जहाँ जाते हैं हर जगह से इतना पॉजिटिव रिस्पांस उनके पास आता है। और चारसदा के पीटीआई वाले लोग बाकायदा हमसे ये कह रहे कि एक बंदा जो है वो अपने कागजात नामजदगी के लिए चारसदा नहीं आ सकता, तो वो कल को हमारे मसाइल क्या हल करेंगे। तो पीटीआई वाले बाकायदा ये वो बोल रहे हैं कि हमने हर सूरत में अमल वली खान को वोट देना है। अच्छा। क्योंकि उनकी एक सियासी हिस्ट्री है वो हम जानते हैं और उनसे हमने जितवाने हर सूरत में। अच्छा, बिल्कुल ठीक। आयशा बानो साहबा, ये सना गुलजार साहबा तो कह रही हैं कि पीटीआई के लोग जो है ना वो उनसे वादे कर रहे हैं कि वो आपको वोट देंगे अमल वली खान को। आप क्या कहती हैं? देखिए, सबसे पहली तो मैं आपको दोबारा से एक दफा रिपीट करके बता दूं कि मैंने आपको कहा है कि इलेक्शन कमीशन हमारे साथ मजाक कर रहा है। तो मजाक का जवाब फिर यही होगा ना कि अगर हम लोगों ने जितने लोगों को रेजिग्नेशन दी थी उनको एक्सेप्ट करना चाहिए था। अच्छा। ठीक है, ये तो पहले उसके बाद का जवाब वो उसने गलत साइड पे आप उसको ले गए थे। दूसरा मैं आपको एक बात बताऊं, अभी आपने सना बीबी की बात उन्होंने खुद की कि 13 पार्टियां मिलके इलेक्शन कमीशन जा रही हैं, 13 पार्टियां मिलके एक एएनपी के लोगों को सपोर्ट कर रही है। तो भाई एएनपी को अगर इतने कॉन्फिडेंट है तो एएनपी के अपने सामने आए ना सपोर्ट मांगे पीडीएम से और 13 पार्टियों से। दूसरा, वो खुद कह रही है, अपने मुंह से कह रही है कि हम 13 पार्टियां मिल के एक साथ और बड़ी सीन है। रफीकुल्लाह साहब, व्हाट डज इट टेल यू? ये आपको माइंडसेट बता रहा है कि ये जितनी भी पार्टियां हैं इन सब की सर्वाइवल की जंग है। इनको पता है कि अगर अभी हम लोगों ने यूनिटी, अगर हम लोगों ने अभी नहीं वो किया ना, तो पीटीआई का मुकाबला करने के लिए 13 पार्टियां एक साथ मिली हैं। और ये जो बीबी बात कर रही है कि जी इमरान खान का ये, इमरान खान का वो, बीबी आप 14 अगस्त का जलसा अपना देखें और जो फिर अपने एक्टिविटीज देखें और सिर्फ खान साहब का जलसा देखें लाहौर का। लाखों के हिसाब से जिंदगी में आपने, जितनी आपकी उम्र नहीं होगी, आप अपने वालिदैन से पूछें कि जितने बड़े बड़े जलसे पीटीआई के हुए हैं। और आपको मैं माइंडेड, ये आपको मैं बता दूं कि हम एएनपी की तरह नहीं है और ना पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की तरह के पैसे दे के लोगों को लेकर आते हैं। ये बच्चे, ये वर्कर खुद आते हैं। तो देखिए, बात ये है, पीटीएम बेचारा घबराया हुआ है। उनको ये पता है कि सर्वाइवल की जंग है। उनको पता है कि अगर अब हम लोगों ने हाथ पैर नहीं मारे तो हम लोगों की सर्वाइवल जो है। एएनपी पिछले दिनों, आप मुझे बताएं, ये जो कंटोनमेंट के इलेक्शन और हमारे जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए थे, लोकल बॉडीज के इलेक्शन में एएनपी ने कितनी सीटें जीती है जो हमारे पीटीआई के लोग इनके पास जा रहे हैं? आप मुझे बताएं। अच्छा, ये आयशा बानो साहबा, कर रही हैं? मैं ये तो बिल्कुल इसमें शक नहीं है कि इमरान खान साहब जो है वो पाकिस्तान के एक मकबूल रहनुमा हैं। ये तो बिल्कुल बात दुरुस्त है। लेकिन अब मुझे ये बताएं कि इसमें जो हम अपने 4 हलकों की बात करेंगे, जो 2 हलके जो है ना वो एक पेशावर का है, एक चारसदा है, मर्दान है, फिर एक जो है ना वो कुरम एजेंसी का, कुरम जिले का है। तो ये बताएं कि ये इस पे मुकाबला कैसे होगा? इमरान खान साहब यहाँ पे जलसा करने आएंगे क्या? आप, क्योंकि आप तो कह रही हैं कि ये मजाक हम समझ रहे हैं, तो फिर ये कैसा? फिर तो आप लोग हार जाएंगे। आप बार बार उसी चीज को दोबारा गलत पोर्ट्रे कर रहे हैं। मैंने आपको कहा है कि हमारे साथ मजाक हुआ है। अच्छा, हमारे साथ तो आप तो इसको सीरियस समझ रही है ना? आप सीरियस समझ रही है? जवाब तो यही होगा। दूसरा देखिए, कैंपेन तो देखिए खान साहब खुद वो करेंगे। हम लोग खुद भी इलेक्शन कैंपेन, जितने हमारे वर्कर्स हैं ऑलरेडी मोबिलाइज हो चुके हैं, ऑलरेडी वो अपना काम कर रहे हैं, ग्राउंड पे भी काम कर रहे हैं, अपनी कॉर्नर मीटिंग्स कर रही हैं, अपनी एक्टिविटीज वगैरह सारा कुछ किया हुआ है।
ठीक है। लेकिन जिस तरह मैंने आपको कहा कि पंजाब का इलेक्शन जो उसका रिजल्ट आया, कोई ये ख्वाब में नहीं दे सकता था कि लाहौर की जो मेन जो आपका गढ़ था पीएमएलएन का, वहां पर कोई पीटीआई की सीट कोई जीतेगा। और इनको तो देखें, जो पंजाब की जो पिछले भी लोकल बॉडीज के आपके बाई इलेक्शन जो आपके गुजरे, उसमें आपने देखा कि पंजाब में तो पीटीआई ने इनको धुला दिया है, उनकी धुलाई हो गई है। तो अभी तो ये बेचारे, अगर पंजाब में इन्होंने इतनी मार खाई है तो इंशाल्लाह केपी में तो ये इंशाल्लाह यहाँ पे सर उठाने के काबिल नहीं रहेंगे। ये जो अभी बीबी कह रही है ना कि हम सारी पार्टियां मिलके और हम सारी, तो आपको तो इनकी घबराहट से इसीलिए अंदाजा हो जाता है कि 13 की 13 पार्टियां कहां से उठ के, जिनका यहाँ पर वजूद भी नहीं है। भाई एएनपी तो ये जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन में कोई सीट ही नहीं जीत चुकी, ये क्या बातें कर रहे हैं। और इन्होंने जिसको खड़ा कर दिया है 13 पार्टियों के मिल के लीडरान सारे बैठ के उसको सपोर्ट करने, तो क्या करेंगे? जाहिर है ये या पैसा लगाएंगे या जो भी करेंगे। ये आर वेरी कॉन्फिडेंट। मैं आपको एक रिफतुल्लाह साहब एक बात बता दूं, आप मेरा ये इंशाल्लाह ये पाकिस्तानी अवाम जो है ना, ये इतनी बेवकूफ नहीं है जितना बेवकूफ ये लोग समझते हैं। ठीक है, पाकिस्तानी अवाम बहुत समझदार है, और खास तौर पे केपी की अवाम अगर इनको लगता है कि नासमझ है, उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। केपी की अवाम जो है बड़ी समझदार है, बहुत अलर्ट है, बहुत विजिलेंट है, और वो अपने वोट का हक जो है उसका इस्तेमाल तरीका इनको आता है कि किस तरीके से करना है। अच्छा, ये जो चार कोई बात करेंगे आप इंशाल्लाह इलेक्शन में, हम देखेंगे, हम भी इलेक्शन में हम भी अपनी तैयारी पूरी करके आएंगे, ये भी अपने इलेक्शन की पूरी तैयारी करें। लेकिन इनकी जो घबराहट है ना, वो इसी से समझ आ रही है कि ये कह रहे हैं कि जी सारे लोग ऑपोजिशन की और पीडीएम की हमें अप्रोच कर रहे हैं और सपोर्ट के लिए तैयार है। भाई अगर ये कहते हैं कि हम इतने कॉन्फिडेंट है तो खड़े हो जाइए एएनपी के बगैर सपोर्ट के ना। ये तो एएनपी का तो बिल्कुल खत्म है। पहले तो केपी में एएनपी अब रहे नहीं, यहाँ पर पीएमएलएन भी खत्म है, पीपल्स पार्टी यहाँ पर खत्म है। तो ये बेचारे आपस में एक दूसरे को वेंटिलेटर पे एक दूसरे पे रखा हुआ है और एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए वेंटिलेटर की मशीन लेके फिर रहे हैं। ये जो है अभी आपको इंशाल्लाह ये 13 पार्टियां मिलके भी पीटीआई का मुकाबला नहीं कर सकती, ये खान साहब का मुकाबला नहीं कर सकती। पंजाब में जिस तरीके से बेदर्दी से उन्होंने मार खाई है, हाँ ये जरूर है कि अगर ये रेगिंग करते हैं, कोई और अपना तरीका इस्तेमाल करते हैं, रेगिंग किस तरह करेंगे? यहाँ तो आप लोगों की हुकूमत है, ये किस तरह रेगिंग करेंगे? अच्छा ठीक है ना जी। मेरा आपसे अब ये सवाल है कि ये जो यहाँ मतलब खैबर पख्तूनख्वा के जो 4 हलके हैं, इसके लिए कोई खान साहब जलसा करने आएंगे, कुछ इस तरह के आप लोगों की कोई प्रोग्राम है, कोई प्लानिंग है इस हवाले से? बिल्कुल हमारी अपनी प्लानिंग्स वगैरह हैं। लाइक आई सेड, खान साहब की देखिए बाकी हलके भी हैं, बाकी सिर्फ ये नहीं है 9 हलके हैं। तो खान साहब एट हिज कन्वीनियंस, जब उनको कन्वीनियंट होगा वो आएंगे। लेकिन हम लोगों ने ऑलरेडी मोबिलाइजेशन अपनी टीम में अपना सारा कुछ काम हम लोगों ने ग्राउंड पे शुरू कर दिया है, और इंशाल्लाह हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं, ये हमारी जीती हुई सीटें हैं और इंशाल्लाह इसको हम दोबारा जीत के दिखाएंगे और बेदर्दी से इनको हरा के दिखाएंगे। अच्छा, आप समझते नहीं है कि जो कुछ इस तरह जो बाकी आप लोगों की जो मुखालिफ जमातें हैं, पीडीएम की मैं बात करूंगा, वो इस चीज़ को बड़ा जो है ना वो हाईलाइट कर रहे हैं कि ये खान साहब जो है 9 हलकों से लड़ रहे हैं, ये मजाक कर रहे हैं, ये जो है ना मतलब ये जो पार्लिमानी निज़ाम है उसके साथ एक किस्म का खिलवाड़ है, क्योंकि अब अगर ये सारे हलकों से फॉर एग्जांपल वो जीत जाते हैं तो फिर जो है ना ये क्या करेंगे, इस्तीफा देंगे, हालांकि वो ऑलरेडी एमएनए है। तो ये वाली जो चीज़ है, आप समझती नहीं है कि ये जो है ना आप लोगों के खिलाफ भी जा सकती है? नहीं, बिल्कुल भी हमारे खिलाफ नहीं जाती भाई। क्यों जाती है? ये तो इनके खिलाफ जाती है, ये तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जाती है, ये तो जो इस्तीफा एक्सेप्ट करने वाले हैं उनके खिलाफ जाती है। भाई आप मुझे बताएं वो सिलेक्टिव क्यों हो गई है और उन्होंने 9 हल्के क्यों एक्सेप्ट, 9 हल्कों की रेजिग्नेशन क्यों एक्सेप्ट की है? ये तो इनके खिलाफ जाती है। ये तो इनके माइंडसेट का बताती है कि इनका एजेंडा क्या है। हमारा तो कुछ नहीं एजेंडा बताती, हम तो कह रहे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए भाई, हम तो डे 1 से ही पिट रहे हैं। ये तो इनकी मेंटालिटी का बताती है कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स है, ये इलेक्शन टाइम पे नहीं करना चाहते, ये कभी इधर कभी उधर, फिर ये 9 अभी ये करेंगे, फिर आगे फिर 9 एक्सेप्ट करेंगे, फिर आगे फिर 9 एक्सेप्ट करेंगे। तो ये रिफतुल्लाह साहब, ये इनका जो है ये डिलेइंग टैक्टिक्स है, ये हमें समझ आ गई है और ये अवाम को भी समझ आ गई है। और अवाम जो है इंशाल्लाह वो खान साहब के साथ खड़ी है, वो पीटीआई के साथ खड़ी है, क्योंकि इन लोगों को समझ आ गई है कि अब जो पीडीएम जो बातें करती है
पीडीएम जो हमारी फेडरल हुकूमत जो बैठी हुई है वो इनकी हथकंडे और चीफ हथकंडे और ये इस पे टैक्टिक्स पे अपनी आने वाली। अब अच्छा, अब उनकी अंडरस्टैंडिंग आप और मुझसे ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग है उनकी। आप हमारे साथ रहे, अब मैं सना गुलजार की तरफ जाऊंगा। ये तो आयशा बानो साहबा तो कह रही हैं कि पीडीएम को शिकस्त फाश होगी, क्या कहते हैं आप? चले, ये इतनी कॉन्फिडेंट है, इनको इतना यकीन है कि इनके जीते हुए सीट्स है, इनके जीते हुए सीट से इन लोगों ने रिज़ाइन क्यों दिए, फिर उन्हीं रिज़ाइंस पे ये लोग फिर दोबारा इलेक्शन क्यों कर रहे हैं? ये तो बार बार एमल वली खान ने क्लियर कर दिया, बार बार उन्होंने इंटरव्यूज़ में सोशल मीडिया पे बता दिया कि इमरान खान के पास कोई कैंडिडेट नहीं है। अगर उनके पास एक भी कैंडिडेट होता वो कभी भी ये फैसला नहीं करते, वो कभी भी 9 हलकों से नहीं लड़ते। दूसरी बात, इन्होंने काम की तो आप खुद चारसद्दा आए, चारसद्दा दे के उधर हर तरफ आपको एनपी के झंडे, एनपी के वर्कर्स, एनपी के फ्लेक्स नजर आएंगे। अभी तक ना हमने किसी पीटीआई के वर्कर को देखा है कैंपेन करते हुए, ना किसी कोई। चले, इमरान खान साहब इतने वो कॉन्फिडेंट है, उनको इतना पता है कि वो जीत जाएंगे, उन्होंने चारसद्दा में जलसा करने से इनकार क्यों किया? वो चारसद्दा आए, वो जरा जलसा करें, हम भी करेंगे ना, अभी तो बहुत टाइम है। उन्होंने बिल्कुल इनकार ही किया पीटीआई वालों ने कि हम चारसद्दा में जलसा नहीं कर रहे। वो क्यों घबराए हुए हैं? अगर चले हमने पीडीएम के साथ इत्तेहाद किए, जो भी किए हमने, हम कॉन्फिडेंट है हम इंशाल्लाह जलसा करेंगे, लोगों को दिखाएंगे, और वो जलसा जो होगा वो पूरी दुनिया देखेगी कि वो चारसद्दा में किस लेवल का जलसा हम इंशाल्लाह करेंगे। तो अगर इमरान खान घबराए हुए नहीं है, उनको इतना खुद पे कॉन्फिडेंट है, तो वो चारसद्दा आए, चारसद्दा में जलसा करे, फिर पता चलेगा। दूसरी बात, अगर वो इतने कॉन्फिडेंट थे, उनको इतना लोगों का पता है, लोगों के मसाइल का पता है, वो इतना वो हमदर्द बना हुआ फिर रहा है, तो वो चारसद्दा खुद क्यों नहीं, अपने कागजात उन्होंने जमा क्यों नहीं करवाए? लोग, चलो 2-3 लोग उनको वोट दे भी देंगे, चलो हम मान लेते हैं वो जीत जाता है, चलो वो जीत जाते हैं, तो क्यों चारसद्दा के लोग फिर मियांवाली जाएंगे अपने मसाइल के लिए, उधर इमरान खान से कहेंगे हमारा फला मसला है, फला मसला है। ये बात इन लोगों को माननी चाहिए, ये लोग इन बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि चारसद्दा अशनगर के लोगों ने पीटीआई को फुली रिजेक्ट कर दिया है, और उन्होंने ये फैसला किया है, ये अहद किया है कि हमारा लीडर एमल वली खान था, ये अशनगर, ये चारसद्दा एमल वली खान का है, ये वली बाग का है, और ये इंशाल्लाह हमेशा वली बाग का ही रहेगा। अच्छा, आप समझते नहीं हैं कि जिस हल्के से एमल वली खान साहब मुकाबला कर रहे हैं, वो जाहिर है कि माजी में तो एएनपी का एक बड़ा गढ़ रहा है चारसद्दा, लेकिन पिछले अगर हम देखें तो एक तो जो सिटिंग एमएनए अभी है वो भी जो है ना, जिसने इस्तीफा दिया है ना, तो वो भी पीटीआई का है, और जो इससे पहले बल्दियाती इंतखाबात हुए उसमें भी जो है ना चारसद्दा से आप लोगों की कारकर्दगी बड़ी अच्छी नहीं रही। तो और इमरान खान साहब खुद जो है एक जाहिर है एक बहुत बड़े मकबूल रहनुमा है। तो आप समझते नहीं हैं कि पीडीएम की, मैं मानता हूं कि वो बहुत सारी पार्टियां मिलके एक तो इत्तेहाद में जो है ना, एक इतना ज़्यादा लेटर ऑन स्पिरिट से जो है ना वो वोट नहीं दिया जाता, तो समझती आप नहीं है कि इसमें जो है ना वो एमल वली खान साहब का मुकाबला बहुत सख्त है? मुकाबला तो इस वजह से असल में मैं बार बार मैंने आपसे कहा, पहले भी कहा, फिर बता रहा हूँ, मुकाबला इसलिए भी सख्त नहीं है क्योंकि हम मैदान में गए हैं, हमने ग्राउंड पे हमने लोगों की रिव्यूज़ सुने हैं, हम लोगों से मिले हैं, और मैं बार बार यही आपको बता रही हूँ कि पीटीआई के वर्कर्स बाकायदा हमें ये बता रहे कि हमने इमरान नियाजी पे एक एतमाद किया था, एक एतमाद के बेस पे हमने उसको वोट दिया था कि वो एक नारा लेकर आए थे, चेंज लाएंगी और पुख्तनख्वा में और पाकिस्तान में रोज़गार देंगी और जवानों के लिए ये करेंगे वो करेंगे। जो नारा वो लेकर आए थे, जो बात वो लेकर आए थे, उनमें पीटीआई वालों ने एक भी बात अभी तक उन्होंने वो पूरी नहीं की। तो जैसे आयशा बानो मैडम ने पहले ये क्लियर कर दिया कि खैबर पुख्तनख्वा के लोग बड़े समझदार हैं, बिल्कुल मैं इनके बात से एग्री करती हूँ, वो लोग बहुत ही समझदार है, और अब उन लोगों को पता चल गया है, उन लोगों की समझ में ये बात फुली आ चुकी है कि जिस बेस पे हमने पीटीआई को वोट दिया था, जिस बेस पे हम पीटीआई को लाए थे, उनमें एक बात भी पूरी नहीं हुई, वो सारा झूठ था। आप बार बार इमरान नियाजी के लिए एक वर्ड यूज़ करें कि मकबूल सियासतदान है, मकबूल सियासतदान। अगर वो इतने मकबूल सियासतदान होते, वो इतने समझदार होते, तो वो उनकी सिर्फ ये एक बात को आप ले ले, 9 हल्कों से वो इलेक्शन क्या उन्होंने ऐलान किया है, वो ऑलरेडी नेशनल असम्बली के वो मेंबर है, तो इनसे उनका अंदाज़ा आप कर सकते हैं कि वो कितने सीरियस है, वो कितने मकबूल है और वो कितने समझदार है। सना गुलजार, आयशा बानो, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, एक ब्रेक लेते हैं,
ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे तो फिर नए मेहमान और एक नए मौजू के साथ आपके साथ बात करेंगे। हमारे साथ रहें। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। नाजरीन, जैसे ब्रेक से पहले मैंने कहा था कि प्रोग्राम के इस हिस्से में हम अफ़गानिस्तान पे बात करेंगे और अफ़गानिस्तान जैसे आज 15 अगस्त है तो गुज़िश्ता साल 15 अगस्त को ही तालिबान ने अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा किया था और 1 साल उनकी हुकूमत को पूरा हो गया है। और इस दौरान अफ़गानिस्तान में क्या सूरत हाल रही, अभी तक तो किसी मुल्क ने उनकी हुकूमत को तस्लीम नहीं किया है। जैसे हम देख रहे हैं उनकी माशी पोजीशन जो है वो संभल नहीं सकी है। तो इस पे आज हमने जो है ना अपने प्रोग्राम में ख़ुसूसी तौर पर 2 मेहमानों को दावत दी है। काबुल से हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्माइल अंदलीब जो सहाफ़ी हैं, नौजवान सहाफ़ी हैं, और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं कैवान हामिद राजा साहब, तज्ज़िया निगार है, एंकर पर्सन हैं, खैबर न्यूज़ पे ओवर डिफेंस के नाम से एक प्रोग्राम भी करते हैं। कैवान साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा कैवान साहब, जैसे मैंने जिक्र भी किया कि इमारत इस्लामी या अफगान तालिबान की हुकूमत को आई हुए 1 साल पूरा हो गया है और इस 1 साल में हमने देखा कि अभी तक जो तालिबान की हुकूमत है वो किसी मुल्क ने भी उनको तस्लीम नहीं किया है। तो आप क्या समझते हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? सर जी, तस्लीम करने के लिए बहुत ज्यादा स्टेप्स क्रिएट हो गए। जैसे जैसे वक्त गुजरा है, वैसे तो 1 साल गुजरा है, कुछ एलिमेंट्स अभी भी काबुल में भी रिसेंट को फुटेजेस आ रही थी जिसमें सेलिब्रेशन का एक थोड़ा बहुत दिखाया है, विच इज इन रिटेलिएशन टू द क्रिटिसिज्म ऑफ दैट गवर्नमेंट। लेकिन 1 साल के अंदर जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तो उनपे वो जो कह सकते हैं ना, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, एक्सेप्ट होने के लिए, रिकग्नाइज होने के लिए, वो रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ती रही हैं और उस हवाले से बहुत ज्यादा प्रेशर रहा है वहाँ जो अफगानिस्तान तालिबान है उनके ऊपर। एंड उसके अंदर उनकी कुछ अपनी कमजोरियां भी हैं, कुछ ऑब्वियसली प्रेशर्स भी हैं, मजीद जो टेररिस्ट एक्टिविटीज के हवाले से एंड जो सिक्योरिटी थ्रेट्स के हवाले से। अगर वेस्ट की खसूस बात करें तो वहां सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो नेगोशिएशन से भी पहले जो एक एक्सपेक्टेशन और जो वो एजुकेशन और ह्यूमन राइट्स के हवाले से, फीमेल एजुकेशन इन स्पेसिफिक, तो उस हवाले से अगर जब तक वो उनकी एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं होती है फिर तो बात करना भी वेस्ट के लिए और वेस्टर्न मीडिया जितना स्ट्रांग है उनके लिए बिल्कुल ही मंजूर नहीं है वो चीज। और वो नेगोशिएशन करने के लिए भी मतलब के अपनी आवाम को वो मैं कह सकता हूँ कि वो शक्ल ही नहीं दिखा सकते। तो ये काफी ऐसी चीजें हैं जो वक्त के साथ साथ बढ़ती रही हैं। ये साल पुरानी अब बात है, साल पहले भी यही एक्सपेक्टेशन थी, साल पहले भी यही मसले थे, लेकिन इसमें कोई हमें कोई ऐसा प्रोग्रेस नजर नहीं आई है फ्रॉम द करंट गवर्नमेंट ओवर देयर। एंड इस लैक ऑफ प्रोग्रेस और डेस्परेट सिचुएशन अब तो सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से एक रीजनल एक थ्रेट बनना शुरू हो गया है बिकॉज ऑफ द IS के भी, एंड उसके अलावा जो एक अलकायदा की प्रेजेंस भी नजर आ गई है, तो काफी एक्सपोज होते हुए नजर आए हैं थ्रू आउट दिस ईयर। तो काफी एक होमवर्क जो है ना उनका बढ़ सा गया है इस पूरे साल के अंदर। बिल्कुल, ये जो आपने दो की तरफ इशारा किया, 2 बातों की तरफ, खासकर जो वहाँ पे डॉक्टर अहमद जवाहिरी की हलाकत का वाकया हुआ है, फिर जो दाइश है उनकी कार्रवाइयाँ भी बढ़ रही है, लेकिन आप समझते नहीं हैं कि जो अलकायदा सरबराह की वहाँ काबुल के अंदर हलाकत से उनका जो रिकग्निशन का मसला है ये मजीद पीछे चला गया है? बिल्कुल जी, जो वेस्ट साबित करना चाह रहा था वो साबित हो गया है, हलाकत से साबित हो गया कि प्रेजेंस है, साबित हो गया कि जो दोहा अग्रीमेंट थी वो फुलफिल हो नहीं रही उनकी साइड से, और दे आर गिविंग रिफ्यूज टू सच इंडिविजुअल्स ओवर देयर एंड सच थ्रेट्स ओवर देयर। तो इससे जब वो चीज डिफाई हो जाती है तो फिर तो और पीछे चली जाती है चीज, एंड ये साबित करके दे दिया वेस्ट ने। जी कैवान साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं। काबुल से हमें सहाफ़ी इस्माइल अंदलीब ने ज्वाइन किया है, हम उससे भी बात करेंगे। इस्माइल साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी मैं सुन रहा हूं आपकी आवाज। अच्छा इस्माइल अंदलीब, जैसे कि मैंने कहा भी कि 1 साल पूरा हो गया है इमारत इस्लामी अफगान तालिबान की हुकूमत को, तो जो 1 साल पहले जब इनकी हुकूमत आई थी तो उस वक्त बड़ा ये पूरी दुनिया में ये तासुर था कि ये वो 90 के अशरे के तालिबान नहीं है, इनमें काफ़ी तब्दीलियां आई है, ये अब 2021 है। लेकिन हमने फिर साथ साथ देखा कि जो
मतलब इनकी जो पॉलिसियां हैं और जो इन्होंने स्टेप्स उठाए, तो उसमें वो बिल्कुल हमें जो है ना 90 के अशरे का जो है ना वो बिल्कुल वही रिफ्लेक्शन नजर आई। तो आप क्या कहते हैं कि ये इसकी क्या वजह है जो 90 के अशरे के तालिबान थे और 2021 के तालिबान हैं, तो उसमें कोई ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब रफत साहब वक्त देने के। ये आपने जो बात की है कि 90 के अशरे की और आज के तालिबान के दरमियान कोई फर्क नजर नहीं आ रहा, ये ठीक भी है एक हद तक, और कुछ हद तक ये भी है कि तालिबान बदल गए हैं। उस वक्त जो सख्ती कर रहे थे वो गलियों में और शहरों में औरतों के मामले में उसकी जो पॉलिसियाँ थी वो बहुत रिजिड थी, वो बहुत सख्त थी, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि हमने जितना यहाँ पर स्टडी किया है और लोगों से सुना है, इनके जो ऑफिशियल्स है उससे बात की है, तो नज़र पे ये आ रहे हैं कि यहाँ दड़े भी बन चुके हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वही पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हैं जो मुल्ला मोहम्मद उमर के ज़माने में थे, उसकी हुकूमत के दौरान थे, और ऐसे लोग भी हैं जो आज कह रहे हैं कि हमें बदलना चाहिए, दुनिया के साथ साथ चलना चाहिए और कुछ मौज़ूआत पर, कुछ टॉपिक्स पर फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना चाहिए। तो इसी कशमकश और इसी टक्कर जो है आपस में, वही इस मामले के सबब बन गई है कि की कुछ पॉलिसियाँ इबहम का शिकार हो जाए। अच्छा। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि जब अफगानिस्तान की एजुकेशन मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया कि हम स्कूलों को खोल रहे हैं, उसी दिन जब वो अनाउंस कर रहे थे एक फरमान आया था कंदाहार से, या फिर आप कह रहे हैं कि सुप्रीम लीडर के ऑफिस से, कि 6ठी क्लास से ऊपर इजाजत नहीं है कि लड़कियां स्कूल को जाए। तो यही इसकी निशानदेही कर रहे हैं कि कुछ लोग हैं, कुछ मग़ज़ और अफकार है जो अब भी मॉडर्न दुनिया के साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। ये इस हद तक ठीक है कि ये लोग, आपने सुना पिछले महीने में काबुल में, जुलाई में, जब काबुल में एक जरगा हुआ, ग्रैंड जरगा उलमा का, उसमें तालिबान की सुप्रीम लीडर शेख हैबतुल्लाह अखुंज़ादा ने अपने बयान में कह दिया कि हम शरीयत के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रहे। अगर दुनिया यहाँ पर आकर एटम बम भी गिरा दे, हम एक स्टेप पीछे नहीं जाएंगे। उसका भी मतलब था कि दुनिया के साथ मामले करने के इरादा अब तक नहीं है। फॉरेन मिनिस्ट्री की जो ऑफिशियल्स है, खुद ही फॉरेन मिनिस्टर, वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को मॉडर्न दिखाए। अच्छा। और कुछ नरमी दिखाए लोगों को, लेकिन यहाँ आकर ऐसे लोग हैं जो शियों के लोग उसको कह रहे हैं कि नहीं, ये शरीयत के खिलाफ है और ये अफगान कल्चर के खिलाफ है कुछ बातें। तो मेरे ख्याल में बात मुश्किल जो प्रॉब्लम है यहाँ क्रिएट हुई है कि पॉलिसी नहीं बनी, रिटन पॉलिसी तो बिल्कुल भी नहीं है, लॉज पर मॉडिफिकेशन और उसकी तस्हीह और उसके रिवीजन कुछ काम नहीं हुआ उस पर। अच्छा। उसके ऊपर ऐसी लिखी हुई ही कोई पॉलिसी भी नहीं है जो सामने रख कर सारी हुकूमत अपने काम को आगे बढ़ाई जाए। इस्माइल अंदलीब साहब, बेसिक प्रॉब्लम यही है जी। इस्माइल अंदलीब साहब, ये जो डॉक्टर अहमद जवाहिरी की हलाकत का वाकया वहाँ पे हुआ है, तो आप समझते नहीं हैं कि अब जो तालिबान की मुश्किलात है उसमें मजीद इजाफा हो सकता है? ये जितना मैं समझता हूँ, ये सारी बातें एक ये जो स्टेप ले रही है अमेरिका, ले रही है वक्तन फवक्तन, और अपने बयानात में कह रही है। अफगानिस्तान में कभी कभार यहाँ वुमेन प्रोटेस्ट हो रही है, ये एक प्लान शुदा वाक़यात है जो सामने आ रहे हैं। अच्छा। अहमद जवाहिरी की आज ही मैंने एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि अमेरिका और यूरोप यूनाइटो अफवाज की अफगानिस्तान से निकलने के बाद एशियन कुछ ममालिक थे, जैसे कि रशिया था, चाइना, ईरान और कतर, ये कोशिश कर रहे थे कि तालिबान को सपोर्ट करे।
लेकिन अब वो भी अपनी टुवर्ड्स अफगानिस्तान अपनी जो राय थी उस पर नजरसानी कर रहे हैं कि आया हमको तालिबान के उतना ही पुरजोश और बहुत जल्दी से आगे बढ़ना चाहिए, या फिर हमें सोच समझकर अपने आगे बढ़ना चाहते हैं। अच्छा। चाहिए तो मेरे ख्याल में अमन ज़वाहिरी का जो वाकया था, वो जो टारगेट हो गया, ये बहुत बड़ा वाकया था और तालिबान को 1-2 महीने पीछे नहीं बिल्कुल सालों पीछे ले जा सकते हैं। अच्छा इस्माइल साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। मैं कैवान साहब की तरफ जाऊंगा। कैवान साहब, 1 साल पहले जब इमारत इस्लामी की हुकूमत कायम हुई तो इधर पाकिस्तान में एक सोच थी कि ये मतलब यहाँ पे लोग खुश भी थे कि अब इससे हमारा जो सिक्योरिटी का इशू है ये मसाइल हमारे कम से कम हल हो जाएंगे, क्योंकि उससे पहले ये कहा जा रहा था कि वहाँ पे NDS है, वहाँ पे रॉ है, ये सारी एजेंसियां मौजूद है और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रही है। तो आप क्या समझते हैं, 1 साल के बाद आप क्या देखते हैं, क्या हमें अफगानिस्तान में हुकूमत के आने से यहाँ कोई फायदा हुआ या हमें वो फायदा अभी तक नहीं मिला है? कैवान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी दोबारा रिपीट कीजिए। जी अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ये जो 1 साल पहले जब तालिबान की हुकूमत कायम हुई तो इधर पाकिस्तान में एक सोच थी कि अब यहाँ पे हमें मतलब इसका बड़ा फायदा होगा, खसूसी तौर पर जो सिक्योरिटी के इश्यूज है वो हमारे जो है ना, चूंकि अफगानिस्तान से बहुत ज्यादा कनेक्ट है तो वो उसमें कमी आएगी। तो क्या आप समझते हैं कि तालिबान के आने से हमारे जो वो सिक्योरिटी मसाइल थे उसमें कमी आई है, हमें कोई फायदा हुआ है? अच्छा बिल्कुल रिफत साहब, आपने जो बात की है बिल्कुल दुरुस्त है और आपके सवाल के अंदर ये ऑब्वियसली एक पावर सजेशन भी है कि जो हमने सोचा था वो नहीं हुआ। डेफिनेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर दिस कंप्लीट 1 ईयर जो आज पूरा हो गया है, इसके अंदर तो हर मेरे ख्याल से फर्क देख सकता है इसके अंदर कि एज सच एज एक्सपेक्टेड नहीं वो चीजें हुई हैं। लेकिन एक चीज इसमें कंसिडर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि काफी कुछ वक्त से पहले भी हो गया। कोई ये भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतना जल्दी वो आ जाएंगे, कोई ये भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि उनको रिटेलिएशन नहीं मिलेगी, कोई ये भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतनी जल्दी वो इक़्तिदार में आके बैठ जाएंगे, और उनको खुद भी नहीं ये लग रहा था कि दे विल कम एंड सिट विदाउट अ फाइट फॉर दैट मैटर। तो उसमें काफी जो एलिमेंट्स है रीजन के अंदर वो दे वर टेकन ऑफ गार्ड, एंड उनको नहीं पता था कि ये इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर इतना जल्दी हो जाएगा। तो वो जो लैक ऑफ प्रिपरेशन थी, लैक ऑफ होमवर्क था कि जब आएंगे जरा फाइट के साथ आएंगे, एक प्रिपरेशन भी हो जाएगी उस वक्त के दौरान, एंड वो दे विल स्लोली एंड ग्रेजुअली ट्रांजिशन इनटू पावर। लेकिन वो बहुत वक्त से पहले हो गया, एकदम से हो गया, जिसके हवाले से अमेरिका भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, उनके भी जो रैंक से उसके अंदर भी काफी एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़ी उसके हवाले से। फॉर दैट मैटर हम इधर बैठे हुए भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि सब कुछ इतना जल्दी अनफोल्ड कर जाएगा। तो उसकी वजह से कुछ चीजें थी जो हाफ कुक्ड थी। अब वो हाफ कुक्ड होने की वजह से, लैक ऑफ प्रिपरेशन की वजह से वो कुछ लूप होल्स एक्सपोज हुए हैं। वो जब एक्सपोज हुए हैं तो इवेंचुअली जाके अब आप देख सकते हैं, स्पेशली पिछले चंद माह के अगर आप हवाला ले लें तो सिक्योरिटी खदशात नजर आने शुरू हो गए हैं, वो लूप होल्स नजर आना शुरू हो गए हैं, हमारे मुल्क तक वो बात आना शुरू हो गई है जिसका हमें खदशा था, लेकिन हम इस तरह नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब उसके काउंटर में ऑब्वियसली हमने स्ट्रैटेजीज बनानी शुरू कर दी है। लेकिन एक चीज जो है इसमें पॉजिटिव अगर देखें, टॉक्स का सिलसिला अभी भी खत्म नहीं हो रहा, सीज फायर अभी भी खत्म नहीं हो रहा। जो कुछ भी ऑन दैट साइड ऑफ द बॉर्डर चल रहा है या फिर इस साइड पे भी कुछ हमें जो रिसेंटली चैलेंजेस फेस करने को मिल रहे हैं, हमारी जो सीज फायर है वहीं का वहीं, और जो उस तरह गुफ्तगू है TTP के हवाले से एटलीस्ट वो रुकी नहीं है। अभी भी टॉक्स चल रही है, अभी भी निगोशिएशन चल रही है। वरना माजी में अगर आप देखें हमेशा ये होता था कि सीज फायर को तोड़ने के लिए, बाहर से सैबोटाज करने के लिए इस तरह का एक इंसिडेंट होता था और सीज फायर खत्म हो जाता था। लेकिन इस बार एक नई चीज देखने को मिली है कि इन सारे इंसिडेंट्स की वजह से सीज फायर कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। तो ये सारी सिचुएशन जो जा रही है इसमें अभी भी हम उतने इन्वेस्टेड हैं, उतने इन्वॉल्व है, हमारा इन्फ्लुएंस भी उतना ही है, हमने वो इन्फ्लुएंस नहीं लूज किया। बाकी ये कि आगे जो आने वाले दिनों में डिसीजन होंगी वो कितनी हमारे फेवर में होती है, कितना पीस की तरफ लेके जाती है, क्योंकि हमारे लिए अफगानिस्तान की पीस, रीजनल पीस, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे डेवलपमेंटल प्रोग्राम जिसकी वजह से डायरेक्टली इफेक्ट होते हैं, हमारी इकोनॉमी इफेक्ट होती है, हमारी ग्लोबल परसेप्शन इफेक्ट होती है, एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू प्रायोरिटाइज विद सिटिंग ओवर हियर इन पाकिस्तान। आपने
आपने बिल्कुल ये जो आप बात की कि जिस तरह का वाक़यात वहाँ पे हुए ये पिछले 2 हफ्तों में, कि जैसे अमल जवाहिरी का वाक़या, फिर उमर खालिद खुरासानी हलाक हुए, लेकिन उसके बावजूद भी ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि अभी तक टीटीपी ने भी जो है ना वो मुज़ाकरात न तो जंगबंदी तोड़ी है और मुज़ाकरात का सिलसिला भी जारी है। तो अब ये जाहिर है कि ये अफगानिस्तान में जो अब ये मुज़ाकरात जो हो रहे हैं ये बिल्कुल उसके साथ कनेक्ट है। तो आप समझते नहीं हैं कि ये जो 2 वाक़यात हुए, ख़ुसूसी तौर पर जो उमर खालिद खुरासानी की हलाकत का वाक़या हुआ, उससे ये जो मुज़ाकरात का सिलसिला है उसमें थोड़ा सा तातुल आ सकता है? बिल्कुल जी, ताकुल आ सका है, लेकिन इसके साथ साथ जैसे अंजलि साहब ने भी थोड़ा सा इसमें हिंट कराया कि, और आपने भी अपने नैरेटिव में बिल्डअप किए कि उनके विद इन द रैंक्स कितनी एक एग्रीमेंट है, कितनी ज्यादा विद इन द रैंक्स एक जो टसल है फॉर दैट मैटर वो एक्सपोज भी हो रही है, नजर भी आ रहा है। आइडियोलॉजीज के भी एक टसल आ रहा है कि कुछ लोग चाहते हैं कि जरा दुनिया के साथ चलने की कोशिश करें, कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं ये इस चीज को सैबोटाज करना है और हमारे कल्चर के खिलाफ है। हर किसी ने अपना नैरेटिव बनाया हुआ है जो उनके एजेंडा को सर्व करता है, तो वो एक दूसरे को ऑब्वियसली खत्म करने की कोशिश करेंगे। हमने जो प्रायोरिटी रखनी है वो ये रखनी है, और बड़ी सेल्फिश प्रायोरिटी रखनी है कि हमारा क्या मकसद है, हमने क्या अचीव करना है इसके अंदर से। हम अगर मुज़ाकरात कर रहे हैं तो हम किस हद तक फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकते हैं और हमने किन चीजों पे वी जस्ट हैव टू पुट आवर फुट डाउन। उस हवाले से जब हमारी क्लैरिटी नजर आएगी ना, हमारी फॉरेन पॉलिसी जिसको आप कह सकते हैं एक लिहाज से, वहां जाके जब हमारी डिफेंस पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी सिंक्रोनाइज करेगी, वहां जाके आपको जब अपने ऑब्जेक्टिव्स का पता होगा, आपकी नजरों के सामने होंगे, ऑन पेपर होंगे। जैसे कि अंजलि साहब ने बोला ना कि अफगानिस्तान में भी पॉलिसी ऑन पेपर है ही नहीं, देयर इज नो पॉलिसी, तो इम्प्लीमेंटेशन की कैसे हम बात कर सकते हैं? पॉलिसी बनाने का भी वक्त नहीं मिला, पॉलिसी के हवाले से भी सेंसिटाइज नहीं है। तो जब तक ये चीजें ऑन पेपर रिटन फॉर्म में नहीं आती कि ये होना है और ये नहीं होना है, ये हम चाहते हैं ये नहीं चाहते, तब तक मुज़ाकरात भी चलते रहेंगे, तब तक बीच में कुछ अनफॉर्चुनेटली सिक्योरिटी थ्रेट्स भी होंगे, अनफॉर्चुनेटली कुछ इस तरह के इंसिडेंट भी हमें देखने को मिलेंगे। अब हमने इस पे फोकस ये करना है कि एवरीथिंग नीड्स टू कम डाउन ऑन पेपर एंड देन एवरीबडी नीड्स टू बी ऑन द सेम पेज। ये मेरे ख्याल से एक मिसिंग चीज है। पॉलिसी भी ऑन पेपर नहीं है और हमारे ऑब्जेक्टिव्स भी ऑन पेपर नहीं है। केवान साहब आप हमारे साथ मौजूद रहे, मैं दिलीप साहब की तरफ जाऊंगा। दिलीप साहब, ये इन नटशिल में अगर हम बिल्कुल मुख्तसरन ये कहें कि पूरा 1 साल जो तालिबान की हुकूमत की का रहा है, तो अभी ये बताएं कि इस 1 साल को आप कैसा रेट करते हैं? कि जब आप तो अफगानिस्तान में रहते हैं, पहले जब आप अशरफ गनी की हुकूमत थी उसमें भी आप थे, और अब ये तालिबान का भी 1 साल हो गया है, तो आप इसको कैसा देख रहे हैं? कुछ पॉजिटिव चीजें हैं, कुछ नेगेटिव हैं, या आप इसको अच्छा समझ रहे हैं, या ये ठीक साल नहीं था? ये तो 1 साल एक हुकूमत के लिए जैसे हालात में संभाले, यहाँ से हजारों फौजी निकल जाए और जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, डिफेंस का सिस्टम होता है, इकोनॉमिक्स होता है, वो सब कुछ बिगड़ जाए और एक नया कौन आ जाए इख्तियार में, तो मेरे ख्याल में 1 साल बहुत कम अरसा क्या अरसा है। उसके बावजूद इनके उसकी जो एसेट है वो फ्रीज हो चुकी है, कोई उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, उसकी फौज नहीं है। 1 साल में कई बार पाकिस्तानी, ईरानी और तुर्कमेनिस्तानी फौजियों से तालिबान का झड़प आ चुका है। ईरान कोशिश कर रहे हैं कि पानी के इशू को लेकर तालिबान को प्रेशराइज किया करे। ऐसा ही पाकिस्तान की और टीटीपी के दरमियान अफगानिस्तान ने बहुत जल्दबाजी में, मेरे ख्याल में ये जल्दबाजी की है तालिबान ने कि निगोशिएशन का एक सिलसिला शुरू किया और अच्छी तरह उसका गौर नहीं किया गया। उस मेरे ख्याल में कुछ खती हुई है, जो आप पता नहीं कि किसने ये किया कि जो सिलसिला शुरू हुआ था टीटीपी और तालिबान के इस्लामाबाद के दरमियान, तो अच्छी तरह इदारे की सलाहियत नहीं इतनी मत में। तो अगर मैं रेट की बात अपनी की तो 10 में से 5 दे सकता हूँ मैं अभी जो तालिबान की हुकूमत है, क्योंकि यहाँ अमन है और लोगों की रसाई हुकूमती ऑफिशियल्स की तरफ बहुत आसान हो चुकी है, मसाइल जो है वो आसानी से हल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ इकोनॉमिक्स बिल्कुल बिगड़ गए है, कुछ भी नहीं है, लोग बेकार होते जा रहे हैं और मुल्क को छोड़ रहे हैं और यहाँ से जा रहे हैं। जिस इन्वेस्टमेंट थी वो कोशिश कर रहे हैं कि अफगानिस्तान से लेकर बाहर दुनिया में अपने जो एसेट्स है वो लेकर जाए। तो मेरे ख्याल में मुस्बत और मनफी जो नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट थे वो दोनों थे।
लेकिन पड़ बारी हो रही है नेगेटिव पॉइंट्स की। अच्छा। क्योंकि तवक्को ये थी कि आपको बगैर जंग की आपको एक हुकूमत मिल गई पा जाए। अमेरिका ने खुद कहा है कि 80 बिलियन से ज्यादा मिल्कियत की यहाँ उसकी जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स है वो छूट गए हैं, वो आपके हाथ लग जाए और हुकूमत आपको दी दिया जाए। आप एक मुआहिदे के तहत आते हैं जो आप उसको मक्का और मदीना के जो हुदैबिया की फतह है या मुआहिदा है उससे तशबीह दे रही है। तो तवक्को ये की जाती थी कि बहुत जल्दी सब कुछ नॉर्मल हो जाए, लेकिन वो नॉर्मल नहीं हुआ। ऊपर से पहले दिन से तालिबान के खिलाफ एक रेजिस्टेंस मूवमेंट यहाँ चल रही है। जब तालिबान की हुकूमत 2001 में कोलैप्स हो गई थी तो तालिबान को साल लगे फिर उभरने में, राइज होने में और फिर अपनी रेजिस्टेंस को शुरू करने में। लेकिन यहाँ पहले दिन से पंजशीर में शुरू हुए हैं और दूसरी जो आईसिस की मूवमेंट है वो तो अभी जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, काबुल के एक कोने से मुझे एक खबर आया है कि एक ब्लास्ट हुआ है और उसमें तकरीबन एक गाड़ी को निशाना बनाया गया है। अच्छा। आज आज़ादी की दिन मना रहे हैं हम, लेकिन फिर भी काबुल दारुल हुकूमत में ऐसे ही ब्लास्ट होते जा रहे हैं। तो ये निशानी है इस बात की कुछ खामियां है और उस खामियों को करने के लिए एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जो मुअस्सर हो, लेकिन वो नहीं बनाई गई। ऊपर से एक और बात ये भी है जो मेरे ख्याल में बहुत अहम है जी, कि यहाँ जो हमारे नई हुक्मरान है वो अपने लोगों से या फिर आवाम से सारी चीजें क्लियरली खुल के नहीं बताते, शेयर नहीं करते कि ये हो रहा है, हम ये कर रहे हैं, अगर ये हुआ तो हमारा सपोर्ट करे, अगर नहीं हुआ हमको मशवरा दिया जाए। जो कुछ भी कर रहे हैं पर्दे के पीछे कर रहे हैं। जी। देखिए टीटीपी और इस्लामाबाद के दरमियान जब मुज़ाकरा शुरू हुई, तकरीबन चंद हफ्ते बाद या 1 महीना 2 महीने बाद किसी दूसरे मुल्क से उसकी रिपोर्ट आई कि ऐसी बात चल रही है। हालांकि दरकार तो ये थी कि काबुल में ये उन्होंने शेयर किया था मीडिया से, लोगों से, कि हम अब एक जिम्मेदार हुकूमत की तरह बिल्कुल ऐसे एक स्टेप ले रहे हैं बात जो हमारे और इस खित्ते के फायदे में है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। सहाफ़ियों के हवाले से या सहाफ़त के हवाले से थोड़ा सा जो है ना वो इमारत इस्लामी का जो मतलब रवैया है या उनकी जो पॉलिसी है वो थोड़ी सी सख्त है। अच्छा दलीप साहब, ये जो पूरी दुनिया को अगर अफगानिस्तान में सबसे बड़ा जो एक इशू है तो वो जो है ना ये वहाँ पे जो कलदम तंजीमें हैं, जो इंटरनेशनल ग्लोबल तंजीमें हैं, उनके हवाले से है। तो जैसे अब टीटीपी के जो है ना मुज़ाकरात टीटीपी के साथ हो रहे हैं तो ये इमारत इस्लामी की कोशिशों से हो रहे हैं, इसी तरह बाकी जो वहाँ तंजीमें हैं वो जिस मुल्क के लिए जो खतरा है, क्या उनके हवाले से भी इस तरह की कोशिशें हो रही है? नहीं, इसमें एक बात मद्देनजर रखनी चाहिए कि दूसरी तंजीमें जो है वो अब यहाँ जो बहुत कम मेंबर्स है उनके रह गए हैं या फिर यहाँ से निकल चुके हैं। मैं 2 मिसालें दे रहा हूँ आपको। एक उज़्बेकिस्तान इस्लामिक मूवमेंट क्या था। हेलो जी जी सुन रहा हूँ, टाइम कम है हमारे पास। जी 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 सुन रहा हूँ जी। एक उज़्बेकिस्तान इस्लामिक मूवमेंट क्या था जो 2015 में तालिबान और उनके दरमियान जाबुल में बहुत खुंदेज लड़ाई हुई। तो वो लोग अब सर उठाने के काबिल भी नहीं है और अगर जो कोई है भी तो वो इस्लामी इमारत इस्लामी की रहम करम पर रह रही है। जी जी। दूसरी योगोर के जो चाइनीज सिंगयांग जो प्रोविंस थी वहाँ के कुछ फाइटर्स यहाँ रह रहे थे, लेकिन वो पिछले सालों में कबायली इलाकों, पाकिस्तान के कबायली इलाकों में भी गए हैं। उसकी कोई भी कभी कभार की कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि अफगानिस्तान में है और एक्टिव है, लेकिन वो ये नहीं कर सकते कि जाकर वहाँ हमले करे या फिर चाइना को कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। अच्छा। अब उनकी बारे में ये कोशिशों की जरूरत भी मेरे ख्याल में नहीं है और ना ही चीन और उज़्बेकिस्तान ये लोग समझते हैं, इसकी जरूरत नहीं देखते, ना ही अफगानिस्तान की चलो इससे निगोशिएशन करे, क्योंकि वो निगोशिएशन की हिस्ट्री भी नहीं है उनकी और ना ही वो ये उसकी पॉलिसी है कि किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप समझौता करें। ये तो पाकिस्तान की अब ये 20 सालों से लेके आ रहे हैं। हमें जो पता है बैतुल्लाह मंसूर के साथ उन्होंने एक मुआहिदा की कई साल पहले, उससे पहले
एक और कमांडर था अनिक मोहम्मद के साथ एक मुआहदा किया था। तो ये समझते हैं पाकिस्तान की पॉलिसी यही है मेरे ख्याल में कि जो भी काम कर रहे हैं उसको एक तरीके से उससे निपटाया जाए और उसकी दफा करें। इस्माइल लेकिन अंदली चीन साहब, पाकिस्तान हमारे पास वक्त की कमी है, आपका भी शुक्रिया, कैवान अहमद राजा साहब का भी शुक्रिया, आप दोनों ने हमें वक्त दिया। नाजरीन, आज हमने प्रोग्राम के हमारे दो हिस्से थे। पहले हिस्से में हमने जो मुल्क भर में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं जिसमें 4 हल्के हमारे खैबर पख्तूनख्वा में है, और फिर दूसरे हिस्से में हमने अफगानिस्तान पर तफसील से गुफ्तगू की। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो जाता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।